कोई फोन आया है, वो जैसे ही आपसे बात कर रहा है, वो आपसे जैसे ही कुछ पर्सनल डिटेल पूछना शुरू करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये फेक कॉल है। अगर वो जेन्युइनली बैंक से आ रहा है तो ही इज ऑलरेडी हैविंग ऑल द डिटेल्स, उसके पास सारा डिटेल्स ऑलरेडी है, तो वो आपसे क्यों पूछे। तो सर इस तरीके के स्कैम्स में कितना % चांस जो होती है विक्टिम्स के पैसे वापस जो है रिकवर हो जाएंगे, खोया पैसा वापस उनके अकाउंट में आ पाएगा? तो इसके बारे में कुछ बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं सभी जनता को अंडा मान के बताना चाहूंगा। फ्रॉडस्टर, स्कैमस्टर तभी आपको बेवकूफ बना सकते हैं, तभी आपको वो फूल कर सकते हैं जब वो आपका इग्नोरेंस का, आपका लैक ऑफ नॉलेज को जो है वो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। और ओटीपी का मैं एक और चीज बताता हूँ, ओटीपी जब आता है, ओटीपी में लिखा होता है, हम मैसेज को नहीं पढ़ते, हम सिर्फ ओटीपी पढ़ के ओटीपी नंबर बता देते हैं। ओटीपी में लिखा होता है कि वो 6 डिजिट ओटीपी किस पर्पस के लिए आया हुआ है। ये जो केस है इसको हम सेक्सटॉर्शन कहते हैं। इसमें जो है आपको व्हाट्सएप में भी हो सकता है, इंस्टाग्राम में भी हो सकता है, फेसबुक में भी हो सकता है। इसमें आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा पहले, उसके बाद में जो आपसे थोड़ा सा बात करेंगे, मोस्टली फीमेल का फोटो होगा, अट्रैक्टिव फीमेल होगा, वो आपसे बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा दोस्ती करने के बाद में वो आपको ल्यूर करेंगे, आपको जो है लालच देंगे कि मतलब आप वीडियो कॉल में आना चाहेंगे, न्यूड वीडियो कॉल्स में आना चाहेंगे। तो इसमें जो है नॉर्मली सभी कोई भी एज ग्रुप के लोग इसमें फंस जाते हैं। नमस्कार अनुज, आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त है मैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के यहाँ पर, और हमारे साथ है SHO साइबर सेल साहिल शमसुद्दीन सर। और आप सभी को पता है अभी अंडमान निकोबार में काफ़ी लोग जो है साइबर फ्रॉड के जो है शिकार हो रहे हैं, और ये हर उम्र के लोग, यहाँ तक कि जो लोग पेंशन लेते हैं, पेंशनर्स के साथ भी जो है ऐसा हो रहा है। तो कुछ विषय को लेकर हम सर के पास आए हैं और कुछ सवाल इनसे पूछेंगे। ये डिजिटल अरेस्ट जैसा और भी जितने भी ये साइबर से जुड़े हुए सवाल है, सर से हम आज जानेंगे और इसके बारे में हम आम जनता तक हम पहुंचाएंगे, ताकि इसका शिकार जो है आम जनता ना हो। तो सर सबसे पहले हमें अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर हमारा पहला एक सवाल है सर, 2024 में हमने एक उछाल देखी है फ्रॉड कॉल्स पे। आइलैंड्स में काफ़ी फ्रॉड कॉल्स आने लगे, और ये अचानक अंडमान निकोबार में इस साल 2024 में ऐसी कैसे सर इतना जो है बढ़ गया? मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि साइबर क्राइम जो यूनिट हमारा, जो अंडमान पुलिस का साइबर क्राइम यूनिट है, ये काफ़ी सक्षम है। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमें काफ़ी सफलता भी मिल रही है। रिपोर्ट्स बहुत कम आ रहे हैं, जैसे जितना फ्रॉड होता है उस हिसाब से जो रिपोर्ट्स हमारे पास में काफ़ी कम आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है ज़्यादा रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट ही हमें नहीं हो रहा है। जो लोग अवेयर हैं वो लोग रिपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों के ध्यान में ये रहता है कि अमाउंट छोटा है, उनका छोटा अमाउंट गया है, तो वो लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, वैसा है। ओवरऑल अगर आप जैसे आप सोच रहे हैं कि अंडमान का साइबर क्राइम बढ़ा है, तो ऐसा नहीं है। पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो साइबर क्राइम बढ़ा है, और इसका रीज़न है टेक्नोलॉजी। आज से 10 साल पहले की आप टेक्नोलॉजी लेंगे, जब आप GPRS यूज़ करते थे, एज फोन यूज़ करते थे, उस हिसाब से आज के डेट में टेक्नोलॉजी 4G 5G में आ गया है। ये रीज़न है साइबर क्राइम का भी बढ़ने का। दूसरा रीज़न है फ़ोन और इंटरनेट का रीच। ये जो है ग्राउंड लेवल में, ग्रास रूट लेवल में, आज आप जाएंगे तो हर गाँव में, हर कोने में आपको जो है मोबाइल फ़ोन मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा विद 4G 5G टेक्नोलॉजी, राइट। प्लस दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है साइबर क्राइम बढ़ने का है पैसे का लेन देन जो डिजिटल वे में हो रहा है। पहले जो था कैश में होता था, आज के डेट में ऑलमोस्ट 80-90% जो है QR कोड के जरिए, जीपे के जरिए, बैंक ट्रांसफर के जरिए होता है। तो हर मोबाइल फ़ोन ऑपरेट, जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है, बैंक अकाउंट है, उसने अपना जीपे बना रखा है, तो फ्रॉडस्टर्स को पैसे निकालने में काफ़ी आसानी होता है। ये रीज़न है, ये ट्रेंड साइबर क्राइम के ट्रेंड का बढ़ने का, साइबर क्राइम के बढ़ने का मेन रीज़न ये है। तो ऑल ओवर इंडिया में अगर हम आपको नवंबर तक का डेटा देंगे तो इट इज़ अराउंड 27,000 करोड़ जो फ्रॉड हुआ है ऑल ओवर इंडिया में। तो उस हिसाब से अंडमान का जो हमारा फ्रॉड का जो लिमिट्स है वो काफ़ी कम है, ऑल ओवर इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। एग्जैक्ट डेटा मैं आपको भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन काफ़ी कम है हमारे पास में। तो ये रीजंस है साइबर क्राइम का एक अचानक उछाल होने का, और सबको मतलब अवेयरनेस होने का कि मतलब जो इतना साइबर क्राइम हो रहा है। हमारी तरफ से कंटिन्यूसली हम हर स्कूल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, पुलिस स्टेशन, स्कूल्स लेवल पे, हर जगह पे हम साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। आप लोग के साथ मिलके भी करते हैं, बाकी NGOs के साथ भी मिलके करते हैं। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और साइबर क्राइम रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। आज के डेट में एवरेज हम 3 से 5 रिपोर्ट हमें मिल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन।
जैसे आप लोगों को पता है कि 1930 टोल फ्री नंबर है, आप घर बैठे उसमें फ़ोन करके अपना कंप्लेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप इमीडिएटली रिपोर्ट करवा सकते हैं। cybercrime.gov.in वेबसाइट है हमारा, जिसमें जाके आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप अपना रिपोर्ट डायरेक्टली दर्ज कर सकते हैं। जो भी रिपोर्ट 1930 या साइबर क्राइम के वेबसाइट के जरिए भी हमारे पास में रिकॉर्ड होता है, उसको भी हम इमीडिएटली टेकअप करते हैं और हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। सर, एक जेन्युइन कॉल और ये फेक कॉल, इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बारे में ज़रा हमें विस्तार में बताइए ना सर। कॉल्स, जितने भी फ्रॉड कॉल्स आते हैं, वो मान लीजिए बैंक से आपको कॉल आ रहा हो, बैंक से कॉल आ रहा हो या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आ रहा हो, जो कि जेन्युइन कॉल होगा, वो मोस्टली जो आप टोल फ्री नंबर्स होते हैं, पर्टिकुलर होता है 1800 1600, वहां से स्टार्ट होता है, वैसे नंबर से आएगा। और आज के डेट में ट्रू कॉलर हर फोन में इंस्टॉल्ड है, तो मोस्टली जो है स्पैम रिपोर्ट हो जाता है कि ये कॉल जो आ रहा है ये फेक है, आपको पता चल जाता है। फिर भी अगर नहीं पता चल रहा है, मान लीजिए अगर उसमें नहीं दिखा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि बैंक कोई भी एजेंसी, कोई भी रिकॉर्डेड एजेंसी जो होता है, गवर्नमेंट का एजेंसी या बैंक जो भी है, वो आपसे कभी भी आपका पर्सनल डिटेल ओवर फोन नहीं पूछेगा। अच्छा। तो फोन जब आपको आता है, पहले ये देखिए कि वो अगर कोई टोल फ्री नंबर, रजिस्टर्ड नंबर हो गया है, जैसे 9222 हो गया है, 1800 हो गया, ऐसे नंबर से आ रहा है, मतलब वो हो सकता है जेन्युइन कॉल हो, और जेन्युइन कॉल होने से भी वो कभी आपसे आपका पर्सनल डिटेल्स ओवर फोन नहीं पूछेगा। अगर कुछ इशू आते हैं केवाईसी से रिलेटेड या कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है आपके डॉक्यूमेंटेशन में, तो आपको वहां पे बुलाएंगे, अपना इंस्टीट्यूट में बुलाएंगे, बैंक में बुलाएंगे, या आपके पास आके वो उसको क्लैरिफाई करेंगे। ओवर फोन आपसे कभी डेटा नहीं मांगेंगे। ये तरीका आपको पता लगाने का कि कोई फोन आया है, वो जैसे ही आपसे बात कर रहा है, वो आपसे जैसे ही कुछ पर्सनल डिटेल पूछना शुरू करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये फेक कॉल है। अगर वो जेन्युइनली बैंक से आ रहा है, तो ही इज ऑलरेडी हैविंग ऑल द डिटेल्स, उसके पास सारा डिटेल्स ऑलरेडी है, तो आपसे क्यों पूछेगा। ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सर, हमारा तीसरा सवाल है, जैसा कॉल के थ्रू बैंक डिटेल्स लेना, फिर आपसे OTP पूछना, ज़्यादातर फ्रॉड कॉल्स ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। OTP नंबर्स को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, क्योंकि OTP नंबर ही एक आखिरी सुरक्षा कवच होती है आपके पैसों को जो बचा कर रखेगी। बट सर, हमने ऐसा भी सुना है कि ऐसे तरीके भी हैं जहां OTP की ज़रूरत जो है नहीं पड़ती, बस कुछ देर में ही फ़ोन में बात करते हुए जो है आपके जो भी अकाउंट से जो है स्कैमर द्वारा जो है पैसे निकल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये एक जरिया है OTP को, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि लाइन ऑफ डिफेंस है, वो एक लाइन ऑफ डिफेंस है, आपका पैसे को सुरक्षित रखता है, आपका डेटा को सुरक्षित रखता है। OTP, जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है, जो भी सर्विस, इंश्योरेंस का हो, बैंक का हो, जहां पे भी आपने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपको OTP आता है, आप OTP देते हैं, तभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो एक काफी सॉलिड मैकेनिज्म है आपके पैसे को, आपके डेटा को बचाने का। इसके सिवा जो तरीका फ्रॉडस्टर्स यूज करते हैं, स्कैमर्स यूज करते हैं पैसा निकालने का, वो है आपके फोन में ऐप को इंस्टॉल करना। जैसे आपसे जब मोबाइल फोन में बात कर रहे हैं, जो विक्टिम होता है, इनोसेंट होता है, उससे फोन में बात करते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि हम अभी आपको व्हाट्सएप में या मेल में या नॉर्मल चैट में जो है आपको एक फाइल भेज रहे हैं, आप उसमें यस क्लिक कर दीजिए। वो जब आता है तो मान लीजिए उसमें लिखा होगा कि डू यू वांट टू गेट दिस बेनिफिट, कोई एक बेनिफिट का नाम लिखा होगा। जैसे विक्टिम ने उसको क्लिक करा, तो एक APK फाइल, जो एंड्रॉइड का फाइल होता है, वो फाइल बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाता है आपके फ़ोन में। एक बार वो इंस्टॉल हो गया, तो वो जो है उसको हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। मतलब जो फाइल आपका इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद में वो आपका फ़ोन का सारा डेटा, जीपे आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, अमेजॉन पे आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, आपका जो भी पर्सनल जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं आप, उसका डेटा जो है वो चोरी करके वो भेज देता है, ओवर इंटरनेट भेज देता है फ्रॉडस्टर को, और फ्रॉडस्टर वहीं से वो डायरेक्टली आपका जीपे यूज़ करके ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देता है। आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, सब कुछ जो है वो स्टील कर लेता है। इवन ये भी होता है कि ऐसे ही APK फाइल, एक मैंने बताया जो ट्रोजन टाइप का फाइल होता है, जो आके आपका फ़ोन में इंस्टॉल हो और आपका सारा डेटा बाहर भेज दे। दूसरा एक फाइल और ये भी होता है, अगर स्कैमस्टर्स जो है, अगर वो ज़्यादा हाई लेवल के हैं, तो वो ये भी करते हैं कि वो आपका फ़ोन को टेक ओवर कर लेते हैं। एक फाइल आपको भेजेंगे, फाइल का नाम कुछ और लिखा होगा जो आपको अट्रैक्टिव लगेगा या आपको हार्मलेस लगेगा, आप उसको इंस्टॉल कर देंगे। जैसे इंस्टॉल हो गया, वो आपका फ़ोन को टेक ओवर करते हैं। जैसे आप अपना स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं, वो अपना फ़ोन में आपका स्क्रीन दिखेगा उसको, और वो डायरेक्टली आप जैसे यूज करते हैं, जीपे करते हैं, अमेजॉन पे करते हैं, वैसे ही वो पे कर लेगा। मतलब जस्ट लाइक एनीडेस्क। यस, जो एनीडेस्क जो आप बता रहे हैं, नाइस मॉनिटर, मतलब
जो आपका फोन को पूरा ही कंप्लीटली लोग हैक करके अपना कब्जा में लेके उनका अपना फोन जैसा वो लोग यूज कर लेंगे और वो लोग का जो ट्रांजैक्शन करना है जो भी करना है वो लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये ओटीपी लेस ट्रांजैक्शन हुई है इसमें। तो सर इस तरीके के स्कैम्स में कितना % चांस जो होती है विक्टिम्स के पैसे वापस जो है रिकवर हो जाएंगे या खोया पैसा वापस उनके अकाउंट में आ पाएगा? तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। हमारे यहाँ पे लास्ट 6 मंथ में बहुत अच्छा हमने रिकवरी किया है। रिकवरी का मैं ये आपके माध्यम से, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं सभी जनता को अंडमान के बताना चाहूँगा कि आपको जैसे ही पता चलता है कि आपके साथ में कोई स्कैम हो गया है, जल्दी से जल्दी आपको रिपोर्ट करना होता है। जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना बेटर चांसेस होता है पैसे के रिकवरी करने का। इसका पूरा तरीका मैं आपको समझा लेता हूँ। जो मैंने आपको वेबसाइट बनाया था cybercrime.gov.in, इस वेबसाइट जो है इसको हम लोग NCRP कहते हैं। NCRP एक पोर्टल है जहाँ पे हम अपना कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। जैसे ही हम जिस भी, मान लीजिए एक विक्टिम आया है और उसका एक अकाउंट से कुछ अमाउंट्स डिडक्ट हो गए हैं, चले गए हैं, वो हमें बताता है, तो हमें वो अमाउंट, डेट और जो ट्रांजैक्शन आईडी होता है ये हमको फीड करना होता है NCRP में। जैसे ही हम NCRP में फीड करके इसको सबमिट कर देते हैं, इमीडिएटली ये कंसर्न सारे बैंक्स में चले जाते हैं। जो बैंक में इनका पैसा गया होगा, विक्टिम का पैसा जिस बैंक में जिस अकाउंट में गया, वहां पे उस कंसर्न बैंक को मैसेजेस चला जाता है और वो लोग वो सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर देते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको रोहित जी की जैसे फर्स्ट अकाउंट हुआ है, विक्टिम के अकाउंट से पहला एक अकाउंट में गया, मान लीजिए 1 लाख रुपया, उस अकाउंट से इमीडिएटली फ्रॉडस्टर लोग 25-25 हजार रुपया 4 अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा। फिर फिर वो 25-25 हजार रुपया और 10-15 करके अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद ही उसका विड्रॉल होगा। तो आप ये चीज को समझिए कि इसमें टाइम लगता है, फ्रॉडस्टर को भी टाइम लगता है उसको फर्दर अकाउंट्स में उसको ट्रांसफर करने के लिए, और फाइनली उसको लिक्विड करना है, उसको कैश करना है। तो इसमें 2 से 2.5 घंटा मिनिमम उनको लग जाता है कहीं से ATM से कैश विड्रॉ करने के लिए। ये हमारे लिए गोल्डन पीरियड होता है पैसे को फ्रीज करवाने के लिए। ऐसा बहुत सारा केस है हमारे यहाँ पे। ASI वी राजा है जिन्होंने अकेले जो है कुछ मल्टीपल 5-6 केसेस में जो है उसने लगभग 5 लाख रुपए उन्होंने जो बचाए पब्लिक के, और उसमें कुछ ऐसे भी विक्टिम्स हैं जिनका 100% रिकवरी हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे उनको पता चला कि उनके साथ में फ्रॉड, वो इमीडिएटली भाग के पुलिस स्टेशन आए हैं, हमारे पास रिपोर्ट लेके राजा सर ने इमीडिएटली उसको टेकअप किया है और उनका पूरा 100% पैसा रिकवरी हुआ। तो जब भी किसी के साथ में फ्रॉड होता है, आपको वेट नहीं करना है, आपको जैसे आपको पता चल जाता है कि आपका फ्रॉड हो चुका है, आपके पैसे जा चुके हैं, आपको जल्दी से जल्दी या 1930 में कॉल कर लीजिए या cybercrime.gov.in में आप रिपोर्ट करिए, या इमीडिएटली भाग के आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आ जाइए, ताकि हम लोग NCRP में डेटा भर दें और इमीडिएटली आपके पैसे फ्रीज हो जाए। जैसे पैसे फ्रीज हो जाता है, मान लीजिए विक्टिम आया, उसने बताया, हमने उनका रिपोर्ट दर्ज किया और पैसे फ्रीज हो गया, कुछ पैसे विड्रॉ हो गया, मतलब कैश हो गया, कुछ पैसे फ्रीज है। इसके बाद में प्रोसेस होता है कि हम कोर्ट में पिटीशन डालते हैं कि ऐसे विक्टिम का पैसा फ्रीज हुआ था, इसको हमको रिवर्ट करवाना है। कोर्ट ऑर्डर दे देता है और हम उसको मेल कर देते हैं कंसर्न बैंक में, जिस भी अकाउंट में पैसे बचे हुए हैं वो पैसा ऐसे विक्टिम को रिवर्ट हो जाता है। ऐसे सक्सेसफुली हमने कई केसेस में किए हैं साइबर क्राइम। सर एक इंसान अपने आप को इस साइबर क्राइम फ्रॉड कॉल और अपना जो जमा पूंजी है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जो आज के समय में सभी के पैसे जो है बैंक में रखते हैं, तो बैंक से सेफ जगह और कुछ नहीं है पैसे को रखने का। बैंक आपको बहुत इजीली वो पैसे को एक्सेस करने का, ट्रांजैक्शन करने का सुविधा दे रहा है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग और UPI, भीम UPI, जीपे, सब जो है बैंक के जरिए, प्राइवेट ये जो वॉलेट कंपनीज है, UPIs है, उनके जरिए आपको ट्रांजैक्शन भी बहुत ईजी हो चुका है। अब हमारे ऊपर में है इसका ओनर्स, हमारे ऊपर है जिम्मेदारी इसको रेस्पॉन्सिबली यूज करने की। ATM कार्ड एक जरिया है जिससे आप कैश विड्रॉ करते हैं। ATM कार्ड का पिन आप कभी शेयर नहीं करते हैं, ATM कार्ड का पिन आप कभी कहीं लिख के नहीं रखते हैं। सेम चीज आपको जीपे के साथ में करना है। जीपे जो भी आप UPI यूज कर रहे हैं, वो UPI का जो भी क्रेडेंशियल होगा, यूजर नेम, पासवर्ड, पिन नंबर, ये सब आपको अपने ब्रेन में रखना है, इसको आपको कहीं पे भी लिख के नहीं रखना है। फ्रॉडस्टर, स्कैमस्टर तभी आपको बेवकूफ बना सकते हैं, तभी आपको वो फूल कर सकते हैं जब वो आपका इग्नोरेंस का, आपका लैक ऑफ नॉलेज को जो है वो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। तो आपको थोड़ा सा अपना नॉलेज को बढ़ाना होगा। जब कोई एनोनिमस कॉल आ रहा है तो आपको कॉल को समझना होगा कि ये कॉल क्यों कर रहा है। क्या कोई पुलिस डिपार्टमेंट, क्या कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्या कोई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या आपको फोन करेगा डायरेक्टली? अगर उनके पास में आपके खिलाफ में कोई सबूत मिला है तो क्यों आपको वो फोन करेंगे? वो डायरेक्टली आपके पास आएंगे, लोकल पुलिस स्टेशन के जरिए आपको आके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो फोन के ऊपर में कभी आपको नहीं करेंगे।
जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में जो आपने पूछा था, डिजिटल अरेस्ट स्कैम इसी से बेस्ड है। यही होता है कि आपके दिमाग में एक फियर बैठा देते हैं। आपका नाम एक केस में, क्रिमिनल केस में आ गया है, आपके पैन नंबर यूज हुआ है किसी ड्रग्स के ट्रांजैक्शन में, आपका आधार कार्ड यूज हुआ है किसी ड्रग्स को पार्सल भेजने के लिए जो बुकिंग किया गया है उसमें, ये बोल के आपको डराते हैं, आप घबरा जाते हैं। और ये घबराहट में जो है वो आपसे पूछते रहेंगे आपका ये मामला को सेटल करने के लिए हमको इतने पैसे चाहिए, या फिर जो है आप ये ओटीपी शेयर करिए, आपका हम लोग कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने ओटीपी शेयर कर दिया या आपने खुद ही पैसे दे दिया तो आपके साथ में फ्रॉड हो गया। अपना क्रेडेंशियल्स को कभी भी आप सेव करके रखिए, उसको आप बचा के रखिए। और कोई भी सामने से कोई लालच हो कि आपको बता रहे हैं कि आपने टाटा सफारी जीत गया लॉटरी में, आपका केबीसी का लॉटरी लग गया है, या आपको कोई ये ऑफर मिल रहा है कि मैं यूएई के बैंक में काम कर रहा हूँ और मेरे बैंक में एक अकाउंट होल्डर है जिनका डेथ हो गया है, उसके अकाउंट में मिलियंस ऑफ पैसे पड़े हैं, मैं ये पैसे चैरिटी में देना चाहता हूँ, आप मेरा मदद करिए। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में लालच आ जाता है कि अगर 1 मिलियन वो चैरिटी में दे रहा है तो इसमें कुछ पैसे तो मुझे भी मिल जाएगा। उनका हेल्प करने के चक्कर में हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, फिर वो हमको बताते हैं कि पैसे हमने भेज दिया है इंडिया में, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने रोक दिया है, आपको 3.5 लाख का एक फीस बांधना होगा। फिर आप वो बांधते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये जो पैसा है ये फ्री में आ रहा है, इसलिए आपको जो है गिफ्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर आपने 2-2.5 लाख रुपए और बांध दिए। इसके बाद जो आपको बताएंगे कि DRI जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, उन्होंने इस पैसे को रोक दिया, बोले कि ये हवाला ट्रांजैक्शन है, इसलिए आपके ऊपर में केस रजिस्टर होगा। पहले आपका लालच को एक्सप्लॉइट किए, फिर आपका फियर, आपको डरा के अभी कि आपके ऊपर केस रजिस्टर होगा। ऑलरेडी आपने 3-4 लाख रुपए दे दिया, आप सोचेंगे ये मुसीबत से कैसे भी बचे, जितना भी मांग रहे दे दो और खत्म करो। तो इस तरीके से ही आपका पैसा निकलेगा। अगर आप अपना सारा यूपीआई जो भी आपके बैंक का जो भी आप टूल्स यूज कर रहे हैं पैसे का ट्रांजैक्शन करने में, उसको आप सेव रखेंगे और थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे हर कॉल से, हर SMS से। कोई भी आपको व्हाट्सएप में आता है, कोई क्लिक करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, कभी भी ये सब चीज मत करिए। OTP कभी भी शेयर मत करिए। और OTP का मैं एक और चीज बताता हूँ, OTP जब आता है OTP में लिखा होता है, हम मैसेज को नहीं पढ़ते, हम सिर्फ OTP पढ़ के OTP नंबर बता देते हैं। OTP में लिखा होता है कि वो 6 डिजिट OTP किस पर्पज के लिए आया हुआ है। उसमें नीचे लिखा होता है कि 5,000 रुपीज के लिए OTP है, लेकिन सामने वाला पूछ रहा है आपका KYC के लिए OTP आया है, और ये वो OTP को शेयर कर देते हैं, पूरा OTP को पढ़ते हैं। तो ऐसे हमारा नेग्लिजेंसी से ही हमारा पैसा जाता है। सर एक आखिरी सवाल, सर ऐसे फ्रॉड कॉल्स और स्कैम से लोग ऑलरेडी जो है बहुत डरे हुए रहते हैं, जो कि रहना भी चाहिए, बट हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा मिथ्स है या रूमर्स है इन कॉल्स को लेकर जो बस ऐसे ही लोगों ने फैला रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्या इसके बारे में आप ज़रा विस्तार से हमें बता पाएंगे? बिल्कुल। जैसे ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला जो कॉल्स के बारे में मैं बता रहा था, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताया कि ये एक मिथ था कि OTP के बिना पैसा नहीं निकल सकता, OTP शेयर होने से ही आपका पैसे निकलेगा, ये एक मिथ था। अभी मैंने आपको वो क्लियर किया कि बिना OTP के भी एक ऐप को इंस्टॉल करके आपके फ़ोन से पूरा आपका फ़ोन का कंट्रोल जो है अपने हाथ में लिया जा सकता है, और आपका GPay यूज़ किया जा सकता है, आपका योनो SBI के यूज़, जो भी मतलब जो एप्लीकेशन है यूज़ किया जा सकता है। लास्ट हमारे पास में कंप्लेंट आया था लगभग 1 महीने पहले, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर था, उनको एक अरेस्ट वारंट आया, उनके मोबाइल फ़ोन में एक अरेस्ट वारंट आया हुआ है, जो कि वही जो मैंने बताया था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उनके तरफ से एक अरेस्ट वारंट उनके पास में आया हुआ था। वो अरेस्ट वारंट लेके देख के वो परेशान, उसने जिससे भी पूछा सभी, मतलब उनके फ्रेंड सर्कल में जिससे सभी ने कहा कि हाँ वारंट है, अरेस्ट वारंट है, तो आप जल्दी से जल्दी इनसे कॉन्टैक्ट करो। जब वो हमारे पास में आए तो हमने उनको देख के उनसे कहा कि इसमें जो नीचे फ़ोन नंबर लिखे हुए आपने उसमें ट्राई किया, और अरेस्ट वारंट ऐसा नहीं होता, हमने उसको बताया। ऊपर में खाली वारंट ऑफ अरेस्ट लिखा हुआ है, तो अरेस्ट वारंट नहीं होता है। हाँ, हर स्टेट का अलग अलग, हर कोर्ट का अलग अलग प्रोसीजर्स होता है वारंट इशू करने का, लेकिन कुछ बेसिक सा चीज़ होता है जो देख के हम समझ सकते हैं कि वो जेन्युइन है कि। सबसे पहला तो ये, जहाँ से भी इशू है उसके नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप एक बार वो फ़ोन करके ट्राई करिए, वो फ़ोन नंबर सब गलत होगा। प्लस जो एड्रेस वगैरह है उसमें जो दिया हुआ है, आज के सबके पास में गूगल है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए क्या इस जगह पे, जो जगह वहाँ पे बताया हुआ वहाँ पे कोई कोर्ट एग्जिस्ट करता है, कोई पुलिस स्टेशन एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब जो, जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछेंगे, उनको पता नहीं है, तो उनको लगता है कि हाँ वारंट इशू हो सकता है आपके खिलाफ में, ऐसा अगर कोई केस रजिस्टर हुआ तो लोग वहाँ से वारंट इशू किए होंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब वारंट ऑफ अरेस्ट जो है कोर्ट तभी इशू करता है जब आप किसी केस में कंसर्न हो, आपके ऊपर में कोई केस ही कभी नहीं हुआ आपके नॉलेज के हिसाब से, तो आपके लिए वारंट क्यों इशू होगा?
अब वारंट मिलता है आपको, आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, जब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं वो लोग आपको फिर वही डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम जो मैंने आपको बताया था कि वो आपको डराते हैं कि आपका आधार कार्ड मिसयूज हो गया, पैन कार्ड मिसयूज हो गया, आपके ऊपर में केस रजिस्टर होने वाला है। वारंट ऑफ अरेस्ट पहले निकल गया, केस बाद में रजिस्टर हो गया, पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज़ का। तो थोड़ा सा हमको कॉमन सेंस इसमें यूज़ करना है। बाकी ऐसे मिथ्स का जो है मतलब मिथ ज़्यादा ये फैला हुआ है साइबर क्राइम को लेके कि मतलब साइबर क्राइम से बचने का कोई तरीका नहीं है, वो किसी भी तरीके से जो है आपके फ़ोन को हैक कर लेंगे, आपका ओटीपी ले लेंगे, बिना ओटीपी के आपके पैसे को उड़ा देंगे। ये नहीं होता है। जो ये सवाल जो आपने पूछा, मुझे पता है कि ये सवाल क्यों आपने पूछा है करके, मैं इसका करेक्ट आपको रिप्लाई मैं इसको दे देता हूँ आपका। काफ़ी लोग हमारे पास में आते हैं, आके हमसे बोलते हैं कि हमारा मान लीजिए 1,20,000 रुपये चला गया। तो हम पूछते हैं कैसा हुआ, तो बोलते सर हमें पता नहीं, तो बोलते मुझे नहीं पता सर। तो हम उनसे बोलते हैं आपके नॉलेज के बिना नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो या आपने कोई ऐप को इंस्टॉल किया है, या आपने किसी को ओटीपी शेयर किया है, या कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में होगा तभी पैसे निकला होगा। तो बोलते हैं नहीं सर मेरे नॉलेज में नहीं है। आपको कोई कॉल आया था तो पहले टोटली डिनाई कर देते हैं कि नहीं मुझे कोई कॉल नहीं आया था, कुछ नहीं आया था। उसके बाद में जब हम वो ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी को एनसीआरपी में डालते हैं, तो हमें पूरा डिटेल आता है कि उनको ओटीपी भी आया था, उन्होंने ओटीपी शेयर भी किया था। अब मान लीजिए ये जो बंदा जिसका मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये एक पढ़ा लिखा है, अच्छा बिजनेसमैन है, या कोई अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो इतना मतलब उसके साथ में हो गया स्कैम, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मतलब मैंने ओटीपी खुद शेयर कर दिया करके, तो वो ये चीज़ को डिनाई करता है। यहाँ पे भी आके डिनाई करते, जब हमारे पास में सीडीआर आते हैं, सीडीआर में सारे ओटीपीज आते हैं कि कब कब ओटीपी शेयर हुआ, ये टाइम में यहाँ पे ओटीपी शेयर हुआ, और उसके तुरंत बाद में ट्रांजेक्शन। जब हम उनको दिखाते हैं तो फिर वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ सर मैंने पहले बताया नहीं था, एक्चुअली मुझसे ऐसे कैसे हो गया, गलती हो गया मुझसे, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये चीज़ जो मिथ जब पब्लिक में फैला हुआ है कि कई लोग मुझसे भी कहते हैं कि किसी का पैसे ऐसे निकल के, उसने ना ओटीपी शेयर किया था, ना उसने कोई लिंक क्लिक किया था, ना उसने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की, तो उसके पूरे पैसे ऐसे निकल गए। तो बहुत सारे रीजन होते हैं कि मतलब खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरा ये होता है कि जैसे कि एक फादर ने आके हमारे पास में कंप्लेंट रिकॉर्ड कराया कि मेरे अकाउंट से पैसे चले गए। हम उसको जब एनसीआरपी में डाले डिटेल निकालना शुरू, तो हमने उनसे पूछा कि आपका एटीएम कार्ड या आपका फ़ोन किसको एक्सेसिबल है, तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि मेरे वाइफ यूज़ करती है और कोई यूज़ नहीं करता है करके। ठीक है, वाइफ से पूछताछ की तो वाइफ ने भी बोला कि हमने भी कभी नहीं किया है करके। तो हमने उनसे बोला कि आप थोड़ा सा घर में भी पूछ लीजिए बच्चों से, किसी से। डिनाई कर रहे थे, लेकिन जब बाद में इंक्वायरी हुआ, ओटीपी शेयर हुआ था, जब बच्चों से पूछताछ हुआ तो बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया कि बच्चों ने जो कुछ अपना ऑनलाइन शॉपिंग करी था उसमें। तो ये है, ये एक मिथ है। आप जब तक अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करेंगे, आपका कोई पैसा कभी डिडक्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो लापरवाही हमारा होता है, या लालच में कुछ बड़ा जो प्रॉफिट हमें मिलने वाला है, जो स्कैमस्टर है वो हमको ऐसा ऑफर देते हैं कि आप यहाँ में ये ट्रेड में पैसा लगाइए, इतना 500 रुपये डालिए, कल आपको 5,000 रुपये वापस मिलेगा। आपने 500 रुपये डाला, अगला दिन आपको 5,000 रुपये मिल गया, आपको बाकायदा मिला है। उसके बाद आपके भी दिमाग में लालच आएगा और वो आपको इंसिस्ट करेगा कि अगर आप 50 डाला तो आपका कितना मिलता था। आपने 50 डाला, उसके बाद में आपको रिकॉर्ड में दिखाएंगे 5 लाख आ गया आपका करके, फिर आप जोश में और आप पैसा डाल देंगे। जब वो जैसे ही 8-10 लाख रुपए का अच्छा अमाउंट होगा, आपको ब्लॉक करके छोड़ देंगे, या आपसे बोलेंगे कि अभी आप इतना अमाउंट फिर से डालिए तो हम ये पूरा पैसा रिलीज कर देंगे। ये अनएंडिंग चलता रहेगा, जब तक आपके पास पैसा आप देते रहेंगे और पैसा आपको जाता रहेगा। तो आप केयरफुल रहेंगे, अपना डिवाइसेस को केयरफुल रखेंगे। साइबर क्राइम का जो हमारा जागरूकता अभियान जो चल रहा है, जितना न्यूज़पेपर्स में, लोकल चैनल्स में हम दे रहे हैं, वो सब में आप ध्यान देंगे तो आपको डेली ट्रेंड मालूम होगा कि अब साइबर क्रिमिनल्स ने नया क्या स्कैम लाया हुआ है। आप अपडेट रहेंगे तो आप कभी भी जो है इस जाल में नहीं फंसेंगे, साइबर क्राइम के जाल में नहीं फंसेंगे। सर एक आखिरी सवाल, और ये सवाल सिर्फ हमारे आइलैंडर्स के लिए नहीं है, और ये हर किसी के लिए, इवन ज़्यादातर ये हमारे यूथ्स के लिए है। देखिए हम सभी जो है सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, तो लेकिन फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, इन तीनों में, और ख़ास करके फेसबुक में जो है एक कुछ अनआइडेंटिफाइड जो है लोग द्वारा, या खास करके लड़कों को जो है लड़कियां द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है भेजा जाता है। और जब वो लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद काफ़ी जो बातचीत होती है, या तो नंबर शेयर किया जाता है, या तो फेसबुक में ही बात होती है, या फिर नंबर शेयर होने के बाद जो व्हाट्सएप में बात होती है। व्हाट्सएप में बात होने के बाद जो है इस पे जो है न्यूड कॉल आते हैं। तो ऐसे जो काफ़ी केसेस सर हमने इसके बारे में भी सुने हैं, और ये जागरूकता अभियान में जो है आप लोगों ने भी किया है, और इवन काफ़ी आइलैंडर्स से जो है हमने भी बात की है, तो उन्होंने भी अपना आप बीती बताया है।
तो इसको लेकर सर लोग जो है कहीं ना कहीं इसके जाल में फंस जाते हैं। तो लोग जो है उसके बाद काफी शर्मिंदा हो जाते हैं कि उनका जो है नाम खराब होगा, उनसे जो है गलती हो जाता है। हो जाने के बाद सामने वाले के थ्रू जो है अच्छा अमाउंट जो है मतलब पूछा जाता है, और लोग जब देने के लिए जब ना करते हैं तो कहीं ना कहीं सर उनके द्वारा ही उनके घर वालों या उनके फ्रेंड्स सर्कल का जितना भी लोग है उन लोगों को जो है वीडियो भेज दिए जाते हैं। तो इसके बारे में सर बताइए, और इससे लोग कैसे बचे। और काफी लोग जो है ऐसा होने के बाद जो है लोग पे कर देते हैं। ये जो केस है इसको हम सेक्सटॉर्शन कहते हैं। इसमें जो है आपको व्हाट्सएप में भी हो सकता है, इंस्टाग्राम में भी हो सकता है, फेसबुक में भी हो सकता है। इसमें आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा पहले, उसके बाद में जो आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। मोस्टली फीमेल का फोटो होगा, अट्रैक्टिव फीमेल होगा, वो आपसे बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा दोस्ती करने के बाद में वो आपको ल्यूर करेंगे, आपको जो है लालच देंगे कि मतलब आप वीडियो कॉल में आना चाहेंगे, न्यूड वीडियो कॉल्स में आना चाहेंगे। तो इसमें जो है नॉर्मली सभी कोई भी एज ग्रुप के लोग इसमें फंस जाते हैं। और जैसे ही आप वीडियो कॉल मांगेंगे तो सामने से जो फीमेल जो बन रही है वहाँ से जो है एक वीडियो चल रहा होगा, उसके सामने में कैमरा सेटअप करके रखा होगा और आपको डायरेक्शन देंगे, आप भी ऐसे करिए। आपने भी वैसे ही कुछ एक्ट कर लिया। कुछ देर के बाद में वो वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो गया होगा। अब ये वीडियो को जो है लोग आपका जिस चैनल में बात कर रहे थे, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, उसी में आपको दोबारा भेजेंगे वो वीडियो, और उसके साथ में आपको स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे किसको किसको वो वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे फेसबुक में आपके हजारों दोस्त है, आपकी बीवी है, आपके मदर फादर है, आपके भाई बहन है, उनको सबको भी मतलब भेजा नहीं होगा, सिर्फ वो चैट में दिखाएंगे कि आपका भाई का नाम और नीचे में वो वीडियो, ऐसे करके जो सबको आपको दिखाएंगे और इमीडिएटली अकाउंट नंबर भेजेंगे और बोलेंगे इसमें इतना पैसा डालो करके। ऐसे केसेस में प्रिकॉशंस वही है कि आप जिसको नहीं जानते तो आप उनसे वो लेवल में दोस्ती करिए मत, आप वो लेवल में आपको करना ही नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी डिजिटल वर्ल्ड से डिलीट नहीं होता, ये बात कभी भी ध्यान रखना है। तो आप अगर अपना खुद से कोई एक फोटो कैप्चर करवा रहे हैं या आप अपना वीडियो बनवा रहे हैं तो वो कभी कहीं जाने वाला नहीं है। वंस इट एंटर्स द डिजिटल वर्ल्ड इट विल बी सेफ, वो वहीं का वहीं रहेगा। तो आप ऐसा कोई प्रूफ अपने आगे इसमें क्रिएट ही मत करिए। ये प्रिकॉशंस हो गया। सेकंड ये हो गया कि अगर आपके साथ में ऐसा हो जाता है तो आप क्या करें। इसमें मैं आपको सबको पब्लिक को बताना चाहूंगा कि आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। आपको बेवकूफ बनाया गया है, आपको आपके साथ में चीटिंग हुआ, आपके साथ में स्कैम हुआ है, तो आप इमीडिएटली आके साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करिए। हमारे पास में ऐसे काफी रिपोर्ट्स आए हैं, हमने उनकी मदद की है, इन्वेस्टिगेट किए हैं, नंबर्स को ब्लॉक करवाए हैं, वीडियोस को डिलीट करवाए हैं, सब हमने एक चीज किया है बिना किसी के भी नॉलेज में आए। तो मेन फियर सबको ये रहता है, पैसे इसलिए बांध देते हैं कि लोग डरते हैं कि ये वीडियो वायरल हो जाएगा। आप साइबर क्रिमिनल का माइंड को समझिए, अगर वीडियो वायरल कर देगा, आपको बदनाम करेगा तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आप पे डर के अगर 2000 रुपए देते तो 2000 ही सही उनको प्रॉफिट तो हो गया। प्रॉफिट लेके वो लोग निकल गए, उनका काम हो गया। नेक्स्ट वो लोग अपना विक्टिम को ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन वीडियो आपका वायरल कर दिया, आप मजबूरी में पुलिस स्टेशन जाएंगे, आप एफआईआर कटाएंगे, पुलिस उनके पीछे पड़ेगा। तो वो लोग ये करना ही नहीं चाहेंगे, इसलिए उनका मकसद रहेगा पैसा कमाना, तो वो वीडियो वायरल नहीं करेंगे। हमने अभी तक नहीं सुना है किसी भी केस में वीडियो उन्होंने वायरल कर दिया हो, आपने पैसा दिया हो या ना दिया हो, वीडियो वायरल नहीं करेंगे, क्योंकि वायरल होते ही एफआईआर कटेगा और पुलिस उनके पीछे लगेगा। तो वो चीज को अवॉइड करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि पैसा आ जाए तो आ जाए, ठीक है, वो उनका मोडस ऑपरेंडी रहता है। तो इसके घबराने की जरूरत नहीं है, आप इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट करिए। हम आपका आइडेंटिटी सब कुछ जो है सीक्रेट रखेंगे और हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। आपका अगर पैसे गए एनसीआरपी के जरिए उसको ब्लॉक कराएंगे, रिवर्ट करने का कोशिश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी कल्प्रिट्स है उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा यहाँ से टीम रेगुलरली मेनलैंड जाता रहता है, जो एड्रेस में एक्यूज हमें मिलते हैं उनको अरेस्ट करने के लिए काफी अच्छा प्रोग्रेस हमें मिलता है इसमें। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं। सेक्सटॉर्शन एक कॉमन केस हो चुका है, हर मेरे हिसाब से मतलब हर 10 लोगों में शायद एक में किसी ना किसी के साथ में होता होगा, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो होता होगा। क्योंकि रोहित जी ये ऐसे कॉल्स मुझे भी आए हैं, मेरे स्टाफ को भी आ चुके हैं, सभी को ऐसे कॉल्स आते हैं, ऐसे ऑफर्स आते हैं सामने से। तो किसी को भी आता होगा, कोई भी इसमें विक्टिम बन सकता है। अगर आप में से कोई भी विक्टिम है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका वीडियो कभी वायरल नहीं होगा, आप इमीडिएटली रिपोर्ट करिए। और ऐसे वीडियोस और फोटोज के बारे में भी, क्योंकि आपने सवाल पूछा, तो मैं भी पब्लिक को जागरूक करना चाहता हूँ कि ऐसा फोटोज या वीडियोज ऐसा कुछ अगर आ गया है ओवर द इंटरनेट, ऐसा कुछ भी है, तो भी आप हमारे पास आके उसको रिपोर्ट करिए। वैसे फोटोज को, ऐसे वीडियोज को डिलीट करने का भी रास्ता हमारे पास में है। एक स्टॉप NCII एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसमें जो भी फोटोज वीडियोज है उसका हैश वैल्यू क्रिएट करके अपलोड करते हैं, तो वो इंटरनेट में सर्च करके जहां जहां पे भी सेव है वहां सबसे उनको डिलीट करवा देता है। तो
हर जो भी आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, ऐसा कोई भी हरासमेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है, सबका कुछ ना कुछ रास्ता है, आपको रिपोर्ट करना है। आपको ये शर्म, ये डर को छोड़ के आपको सामने आना है, रिपोर्ट करना है। पुलिस डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, सारे पुलिस स्टेशन एक्चुअली साइबर क्राइम इनका नोडल है, बाकी सारे पुलिस स्टेशन भी साइबर क्राइम को लेके बहुत सेंसिटिव है। हमने बहुत अपने आप को इक्विप किया हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हमारे पास में है। हमारा कोऑर्डिनेशन जो है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से, दिल्ली से और एनसीआरबी से, सबसे हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। इमीडिएटली हमें डिटेल्स मिलते हैं, अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और अभी रिसेंटली हमारे नए डीजी साहब के आने के बाद में जो है साइबर क्राइम और सीआईडी के ऊपर में ज़्यादा फोकस रहा है उनका, इसलिए हमने और भी ज़्यादा अपने एक्टिविटीज़ को और भी ज़्यादा हमने शार्पन किया है। इसलिए सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी आप ऐसे साइबर क्राइम या किसी भी तरह का फ्रॉड आपके साथ में हो जाता है, आप इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करें। थैंक यू सर, हमें अपना समय देने के लिए। और हम भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों से कि आप लोग अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ आप लोग जो है डरिए नहीं। जो भी आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके आप कंप्लेन कीजिए और वहाँ से जो है आपको साइबर सेल जो है बुलाया जाएगा। और जैसे एसएचओ साहब ने अभी जो है काफ़ी कुछ हमें जो है विस्तार में बताया। अगर इस जाल में अगर आप फंसते भी हैं तो आप लोग आकर जो है पुलिस से आप लोग जो है हेल्प लीजिए। देखिए ये हमारे हेल्प के लिए ही है। बस यही कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित, चीफ एडिटर कृष्णकांत राज के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद।